इस पॉडकास्ट के माध्यम से सुनाई गई कहानियां अनुभवों की वास्तविकता का दावा नहीं करती है। पॉडकास्ट का उद्देश्य कहानियों के माध्यम से किसी भी तरह का अंधविश्वास फैलाना या फिर अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। किसी भी धर्म या संप्रदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। कहानियों का हेतु केवल मनोरंजन है। मैं हूं शिवराज और आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट शिवराज के साथ। दोस्तों, पिछले कुछ 3 हफ्तों से मैं कहानियां पोस्ट नहीं कर पा रहा हूं। मुझे आई हुई फाइनेंशियल और पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मेरा काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था और न ही मैं कहानियों पर फोकस कर पा रहा था। लेकिन अब मैंने फिर से कहानियों पर काम करना शुरू कर दिया है। आज इस छोटी सी कहानी के साथ मैं फिर से शुरुआत करने जा रहा हूं और आगे भी आपके लिए फिर से बेहतरीन और डरावनी कहानियां लेकर आऊंगा। मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब सीधे कहानी को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अभिजीत है। मेरे साथ हुई ये घटना 2020 की है, जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा था। उससे पहले मैंने भूत प्रेत ऐसी चीज़ों के बारे में सिर्फ सुना था, पर वो पहली बार था जब मैंने किसी खौफनाक चीज़ को नज़दीक से देखा और महसूस किया था। ये वो वक्त था जब लॉकडाउन लगकर शायद 1 से 1.5 महीना गुजर चुका था। उस दौरान मैं मुंबई के पनवेल इलाके में रह रहा था और लॉकडाउन लगने के कुछ दिन पहले ही मेरे घर वाले एक फंक्शन के लिए गांव चले गए थे। कुछ दिन बाद मैं भी गांव जाने वाला था, पर बदकिस्मती से उसी दौरान लॉकडाउन घोषित कर दिया गया। अच्छी बात यह थी कि मेरे सारे घर वाले गांव में सुरक्षित थे, पर मैं अकेला यहां मुंबई में फंसा हुआ था। 1-1.5 महीने मैंने जैसे तैसे निकाला, पर फिर मुझे घर पर बहुत ज़्यादा बोर होने लगा। मेरे पास गांव जाने के लिए कोई भी ठोस कारण नहीं था, तो उस वजह से मुझे पास भी नहीं मिल रहा था। आखिरकार मैंने अपने रिस्क पर गांव जाने का फैसला किया। सोचा कि पुलिस से छुपते छुपाते किसी तरह कच्चे छोटे रास्तों से गांव तक पहुंच जाऊंगा। अपने दोस्त की मदद से बाइक की टंकी फुल की और थोड़ा एक्स्ट्रा पेट्रोल बोतल में भरकर अपने साथ ले लिया। उसी रात 11 बजे के करीब मैं कुछ ज़रूरी सामान के साथ अपनी बाइक लेकर घर से निकल पड़ा। पूरे शहर में सन्नाटा था। एक अजीब सी खामोशी थी जो शायद दुनिया ने पहली बार महसूस की थी। मैं किसी तरह पुलिस से बचते बचाते पुणे तक पहुंच गया। जहां भी मुझे पुलिस नजर आई, मैंने बाइक को ऐसे रास्तों से निकाला जहां का मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैं बस मैप के भरोसे गाड़ी भगा रहा था और कुछ 3 घंटे बाद मैंने पुणे को क्रॉस कर लिया। पर थोड़ा आगे जाकर मैंने देखा कि बहुत सारी गाड़ियां लंबी लंबी कतारों में खड़ी थी। मैं समझ गया कि आगे जरूर चेकिंग चल रही होगी, तो मैंने बाइक को पीछे मोड़ लिया और मैप पर दूसरा रास्ता देखा। और फिर कुछ 30 से 40 किलोमीटर पीछे जाने के बाद मैं उस कच्चे रास्ते से निकल पड़ा। वो रास्ता आगे जाकर बहुत ही खराब था। आसपास न कोई गांव नजर आ रहा था और न ही कोई मकान। मैं 30-40 की स्पीड से बाइक को भगा रहा था। कुछ आधे घंटे बाद उसी रास्ते पर मेरी बाइक अचानक से बंद पड़ गई। मीटर में पेट्रोल तो दिख रहा था, लेकिन बाइक अचानक से क्यों बंद पड़ गई मुझे समझ नहीं आ रहा था। ऊपर चांद की रोशनी होने की वजह से आसपास कुछ कुछ नजर आ रहा था, पर वो रास्ता बहुत ही सुनसान और खामोश था। ऐसी खामोशी जो आपके अंदर डर भर दे। मैंने मैप चेक किया तो वहां से आगे एक गांव दिखाई दे रहा था, पर वो काफी दूर था। मैं बाइक से उतरकर उसे चेक करने लगा। तभी मुझे सामने से पत्तों की सरसराहट के साथ साथ झाड़ियों के बीच से कोई चीज आगे सरकती हुई दिखाई दी। उस आवाज को सुन मैं एकदम शांत हो गया और वहीं बैठ बाइक के पीछे छुप गया। मोबाइल टॉर्च को बंद कर दिया और चांद की धुंधली रोशनी में सामने देखने की कोशिश करने लगा। रास्ते के किनारे एक बड़ा सा पेड़ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे वहां से छुपकर देख रहा हो, पर उसे देखने के बाद मेरा डर थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि उस आकार को देख इतना तो पता था कि वो कोई जानवर नहीं है। तो हिम्मत जुटाकर मैंने उसे आवाज दी, कौन है? कौन है वहां? मेरे आवाज देते ही वो आकार थोड़ा पीछे हट गया और उसने अपना सर फिर से पेड़ के पीछे छुपा लिया। मैंने मोबाइल टॉर्च को ऑन किया
और फिर से बाइक को चेक करने लगा। बाइक चालू तो हो रही थी, पर रेस देने पर बंद पड़ रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। इंजन को चेक करते वक्त मैं बार बार उस पेड़ को देख रहा था। उसका एक हाथ धीरे धीरे पेड़ के सामने आ गया। मैं घबराते हुए उसकी हरकतों पर नजर रख रहा था और बार बार अपनी नजर हटा भी रहा था। उसका हाथ पेड़ की खाल पर था कि तभी उसने अपने नाखूनों से पेड़ की खाल को कुरेदना शुरू किया। वो देख मैंने फिर से वहां से अपनी नजर हटा ली और बस कुछ पल के लिए मेरी नजर सामने से हटी ही थी कि वो आकार, वो परछाई एकदम रास्ते के किनारे आकर खड़ी हो गई। उसे अचानक सामने देख मुझे झटका सा लगा। धड़कनें तेज हो गई। एक सनसनाहट सी सर से लेकर पांव तक दौड़ गई। मैंने कांपती हुई आवाज में ही उससे पूछा, कौन हो तुम? आकार से मैं इतना तो समझ गया था कि वो कोई औरत है जो लगातार मुझे ही घूर रही थी। धुंधली रोशनी की वजह से मैं उसे ठीक से देख नहीं पा रहा था, पर मैं डरा हुआ था। बाइक को छोड़कर वहां से भागने की सोच भी नहीं सकता था, और भागकर जाता भी तो कहा। आसपास न कोई घर था और न ही कोई गांव था। मैंने फिर थोड़ी हिम्मत कर उससे पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? उसने अपना एक हाथ उठाते हुए सामने रास्ते की ओर इशारा किया। उसके उस अजीब बर्ताव की वजह से मुझे अब खतरा महसूस हो रहा था। मैंने धीरे से गाड़ी का स्टैंड निकाला और बाइक को धकेलता हुआ आगे जाने लगा। कुछ दूर जाने पर मैंने बाइक के शीशे में देखा, वो अब भी वहीं खड़ी थी। उस परछाई से थोड़ा दूर जाने पर मैंने बाइक को जोर जोर से किक मारना शुरू किया और मेरा नसीब अच्छा था कि बाइक झट से स्टार्ट हो गई। इस बार पीछे देखने तक की मुझ में हिम्मत नहीं थी। कच्चा रास्ता होने के बावजूद मैं बाइक को स्पीड से भगा रहा था। कुछ 2-3 किलोमीटर आगे जाने के बाद मैंने बाइक सड़क के रास्ते ले ली। शायद गांव नजदीक था, क्योंकि रास्ते पर स्ट्रीट लाइट नजर आ रहे थे। अब जाकर मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई। मैंने एक लाइट के नीचे बाइक को रोक दिया, लेकिन अब बाइक से उतरने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। बस क्या था, मैंने बाइक पर बैठे बैठे ही बैग को आगे लिया और उसमें से पानी की बोतल निकालकर अपने मुंह पर पानी मारने लगा। थोड़ा पानी पी भी लिया। जैसे ही मैंने बोतल को नीचे लिया, मेरा ध्यान सामने की स्ट्रीट लाइट की तरफ गया। वो लाइट बंद चालू हो रही थी और वहां पर एक परछाई खड़ी थी। वैसी ही परछाई जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले देखी थी। धुंधली रोशनी में मुझे वो ठीक से नजर तो नहीं आ रही थी, लेकिन उसे देख अब मेरे हाथ पांव थरथराने लगे थे। दिमाग सुन्न हो चुका था। अब तो वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी। अब भी वो मुझे किसी रास्ते की तरफ इशारा कर रही थी। मेरी हालत और ज्यादा खराब हो गई। मैंने किसी तरह बाइक को स्टार्ट किया और इस बार 80-90 की स्पीड से बाइक को भगाया। फिर एक बार मैं उस परछाई को पीछे छोड़कर आगे चला गया था। मेरी सांसें अब भी तेज चल रही थी, जैसे कि मैंने वो रास्ता दौड़कर पार किया हो। कुछ दूर जाने पर मैंने बाइक के शीशे में देखा और मेरी जान ही निकल गई। वो औरत मेरे बाइक के पीछे बैठी हुई थी। उसका झुर्रियोंदार सफेद चेहरा बिल्कुल मेरे चेहरे के पास था। आंखें तो थी ही नहीं, आंखों की जगह 2 काले गड्ढे थे और उसके चेहरे पर एक शैतानी हंसी थी। पता नहीं, पर मैं उस पल किसी बेसुध की तरह बाइक को चला रहा था। मेरा पूरा शरीर हद से ज्यादा कांप रहा था। अचानक से मुझे बहुत ज्यादा ठंड लगने लगी थी। मुझे बस इतना याद है कि आगे जाकर मैं किसी चीज से टकराया था। उसके बाद पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ था। मुझे जब होश आया तो मैं किसी गांव के अस्पताल में था और कोई आदमी मेरे पास बैठा हुआ था। कोरोना की वजह से लोगों को अस्पताल में आने के लिए इजाजत नहीं थी। मैं अब भी सदमे में था, तो मैं बस आसपास क्या चल रहा है वो समझने की कोशिश कर रहा था। पर कुछ देर बाद एक एक कर कुछ लोग आकर मुझे देख कर चले गए। तब उनमें से एक आदमी ने बताया कि मैं एक पेड़ से टकराकर बेहोश पड़ा हुआ था और जहां मैं बेहोश पड़ा हुआ था वो 2 गांव के बीच का शमशान जाने वाला रास्ता था।
सुबह गांव के कुछ लोगों ने मुझे देखा तो मुझे उठाकर अस्पताल में भर्ती कराया। वैसे तो मेरी हालत उठने लायक नहीं थी। हाथों पर पैरों पर बहुत ज्यादा जख्म थे। जख्म नहीं भी होते तो भी मैं वहां से जा नहीं सकता था, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे 14 दिन तक क्वारंटाइन रहने को कहा था। दोस्तों, वो औरत कौन थी, क्या थी, मुझे पता नहीं चला, पर भला उन गांव वालों का जिन्होंने मेरी जान बचाई और 14 दिनों तक मेरा ख्याल रखा। दोस्तों, आपने भी कभी ऐसे अनजान रास्तों से सफर किया हो और कभी ऐसी किसी खौफनाक चीज का अनुभव किया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।